नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी अमेरिका से है, अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट से। घटना है आज से तकरीबन 27 साल पहले की और तारीख है 20 दिसंबर 1996, 1996। तो 20 दिसंबर 1996 को इसी ओक्लाहोमा में एक रिहायशी इलाका है, जिस रिहायशी इलाके के एक अपार्टमेंट के पास से, उसके पार्किंग लॉट से एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है। जिस अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में यह घटना हुई थी उसका नाम है नॉर्मन अपार्टमेंट, और जिस लड़की के साथ ये घटना हुई थी उसका नाम है जूली बस्केन। जूली बस्केन की उम्र यही कोई 20 से 25 साल के बीच थी, यानी बिल्कुल नए उम्र की वो लड़की थी। और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में वो डांस की स्टूडेंट थी। तो काफ़ी टैलेंटेड लड़की थी और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थी, सीख रही थी डांस करना। तो आप समझ सकते हैं कि डांस जैसा एक फॉर्म को अगर कोई फॉलो कर रहा हो तो वो कितना वाइब्रेंट और कितनी पॉजिटिव लड़की होगी। बहरहाल, तो इस लड़की को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के साथ ही जो है, जैसे ही लोगों को, घर वालों को इसके बारे में पता चलता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जूली की तलाश में जुट जाती है, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद, सर्विलांस कैमरों की निगरानी के बावजूद और दूसरे तौर तरीकों से जानकारी जुटाने के बावजूद पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी जूली को ट्रेस करने में नहीं मिलती है। और महज 2 दिनों के अंदर उसकी लाश ओक्लाहोमा में ही एक झील के पास पड़ी हुई मिलती है। जब ये लावारिस लाश लोग देखते हैं तो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, डेड बॉडी का बहुत बारीकी से मुआयना करती है और शुरुआती नज़र में ही ये पता चल जाता है कि लड़की के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। जूली के सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई थी और बिल्कुल करीब से, पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये फायर किया गया था, जिससे जूली की खोपड़ी बिल्कुल शत विशत हो गई थी और उसकी जान चली गई। खैर, डेड बॉडी को पुलिस रिकवर करती है और रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। जो कॉज ऑफ डेथ की बात है वो वही सारी बातें आती हैं जिसका मैं अभी तक आपसे जिक्र कर चुका हूँ। पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाती है, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को इस मामले में कोई भी ऐसा क्लू या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिससे वो किसी पर शक कर पाए और किसी को पूछताछ के लिए बुला पाए और उससे बातचीत कर पाए, उससे जुर्म के बारे में पूछा जाए। तो पुलिस की कोशिशें जो है वो बेकार चली जाती है। हार कर पुलिस अंधेरे में तीर मारने लगती है और एक एक करके जो पुराने क्रिमिनल हैं, जिन्होंने पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उस तरह के क्रिमिनल जो आसपास के इलाके में ऑपरेट करते थे या करते हैं, कुछ जेल में हैं, उन सारे क्रिमिनल्स से पुलिस पूछताछ करती है, उनसे भी इंटरोगेट करती है। मगर तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को जूली के मर्डर केस में कोई हेडवे, कोई क्लू नहीं मिल पाता और धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हिंदी में तो हम ठंडे बस्ते बोलते हैं और इंग्लिश में प्रॉपर टर्म है कोल्ड केस, यानी ऐसा मामला जो वक्त के साथ भुला दिया गया हो और जो मामला अनसुलझा पड़ा रहा हो। तो खैर, वक्त गुजरता जाता है और ये कोल्ड केस जो है अपने बगैर किसी अंजाम के, अपने मतलब फाइलों में दफन होकर रह जाता है। धीरे धीरे साइंस और तरक्की करती है और साइंस तरक्की करने के साथ साथ डीएनए साइंस जो है उसका विस्तार और ज़्यादा होता है। हालांकि डीएनए 1996 से काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन ऑब्वियसली इतना जिसे कहते हैं ना कि बहुत इजीली अवेलेबल साइंस और इजीली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशंस उसके नहीं थे। भारत में तो खैर अभी हाल ही में डीएनए रिपोर्ट्स जो है बहुत जल्दी जल्दी आने लगे हैं, अदरवाइज़ पहले तो हमें और सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो खैर, डीएनए के लिए आप सबको पता है कि कुछ सैंपल कलेक्ट करने होते हैं और उन सैंपल्स के हवाले से पुलिस ये मिलान करके देखती है कि वो सैंपल किससे मिल रहा है, मतलब कौन सा ऐसा सस्पेक्टेड आदमी है या अपराधी है जिसका सीन ऑफ क्राइम से कोई स्पेसिमेन, कोई सबूत पुलिस को मिले और उसका डीएनए मैच कर जाए। तो ऑब्वियसली अगर सीन ऑफ क्राइम में किसी का डीएनए मैच होता है तो उसी को क्रिमिनल के तौर पर मान लिया जाता है और बहुत ही लॉजिकल बात भी है। अदरवाइज़ किसी का डीएनए एक्सट्रैक्ट जो है, डीएनए सैंपल जो है किसी सीन ऑफ क्राइम में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो खैर, ये मामला जैसा मैंने आपको बताया पहले तो काफ़ी दिनों तक ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन अभी अब से कोई
2-2.5 साल पहले इस मामले में को फिर से री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला वहाँ की पुलिस ने किया, ओक्लाहोमा स्टेट की पुलिस ने। और इसी क्रम में पुलिस ने जो डीएनए सैंपल डेड बॉडी के पास से या डेड बॉडी के ऊपर से रिकवर किए गए थे, उन डीएनए सैंपल को पुलिस ने फिर से जांच करने के लिए लेबोरेटरीज़ में भिजवाया। और उन डीएनए सैंपल्स की जो रिपोर्ट आई, उन रिपोर्ट्स को पुलिस ने पहले अपने पास हिफाजत से रखा और इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास अब तक, जब से डीएनए प्रोफाइलिंग की शुरुआत हुई थी अमेरिका में, अब तक जो डेटा पुलिस ने वहाँ का कलेक्ट किया था ओक्लाहोमा की पुलिस ने, उस डेटा के साथ जो नया डेटा है, जो नया इन्फॉर्मेशन पुलिस ने गैदर किया था डेड बॉडी के पास से रिकवर्ड डीएनए सैंपल्स का, उसको मिलाने की पुलिस ने शुरुआत की। और इस कोशिश में आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। साल 2021 में पुलिस ने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया, जिस आदमी का नाम था एंथोनी सांचेज। ये एंथोनी सांचेज जो है, ये ओक्लाहोमा जेल में उन दिनों बंद था और चोरी के एक मामले में बंद था। तो इससे एक बात तो साफ थी कि एंथोनी सांचेज जो है एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था और उसका डीएनए सैंपल जो है जूली बस्केन के डेड बॉडी से पुलिस ने रिकवर किया, मतलब डीएनए के नमूने, डीएनए के प्रूव्स, एविडेंस वहाँ से रिकवर पुलिस ने किए थे। और अब एंथोनी सांचेज जो जेल में बंद है, उसके साथ वो डीएनए सैंपल बिल्कुल मैच हो गया। अब एंथोनी सांचेज पर जूली बस्केन के कत्ल का केस चलाने का फैसला हुआ और इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एंथोनी सांचेज और उसके वकील ने इस घटना में शामिल होने की बात से शुरू से ही इनकार किया और लगातार इनकार करते रहे। वो भी तब जब सबूत जो है ये चीख चीख कर कह रहे थे कि इस घटना में एंथोनी सांचेज का ही हाथ है, क्योंकि डेड बॉडी से जो सैंपल पुलिस ने रिकवर किए थे, खासकर रेप जैसे इंसिडेंट में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्वैब्स होते हैं और ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं जो पुलिस रिकवर कर लेती है। तो उस तरह के प्रॉपर सैंपल्स के बाद और प्रॉपर एविडेंस के बाद भी एंथोनी सांचेज और उसके वकील जो है इस बात से लगातार इनकार करते रहे। हालांकि सबूत जो अदालत में पेश किए गए वो बिल्कुल बियॉन्ड डाउट थे, जिसे हिंदी में कहते हैं अकाट्य सबूत। तो इन अकाट्य सबूतों की बदौलत आखिरकार एंथोनी सांचेज को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया गया, यानी उसे सजाए मौत दी गई। फांसी की सज़ा अब अमेरिका में होती नहीं है, उसकी जगह लीथल इंजेक्शन से यानी जहर के इंजेक्शन से जो भी इस तरह के गुनहगार होते हैं उन्हें मारने की परंपरा या मारने का नियम जो है वो विकसित किया गया है। और इसी क्रम में एंथोनी सांचेज को आखिरकार मौत की सज़ा दी जाती है और ये डेट तय किया जाता है कि उसका एग्जीक्यूशन जो है वो 21 सितंबर को, अभी अब से कुछ रोज़ पहले 21 सितंबर 2023 को किया जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एंथोनी सांचेज इस जुर्म से इनकार करता है और जब उसे सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा सुनाती है और डेट बाकायदा प्रोनाउंस कर दिया जाता है कि 21 सितंबर को उसे मौत की सज़ा दी जाएगी, तब भी वो इमोशनल कार्ड खेलता है और ये कहता है कि इस मामले में वो दोषी नहीं है, लेकिन अगर उसकी जान लेने से जूली बस्केन के घर वालों को और जो भी कानून के मुहाफिज हैं, पुलिस वाले हैं, अगर उनको खुशी मिलती है और राहत मिलती है, उनको लगता है कि ठीक है उन्होंने इस मामले में इंसाफ कर दिया, तो फिर उसकी जान वो ले सकते हैं, मतलब वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अपने आप को इनोसेंट बताते हुए, बेगुनाह बताते हुए वो आदमी अपनी मौत के लिए हामी भर देता है। ऐसे भी उसके पास कोई विकल्प तो है नहीं, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर ये साबित हो चुका है डीएनए सैंपल के ज़रिए कि वो ही इस घटना में शामिल था, तो फिर वो लाख मना करे, सज़ा अगर उसे होगी तो होगी। तो इस मामले में कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वोपरि होता है और आखिरकार 21 सितंबर 2023 को उसे लीथल इंजेक्शन देकर मारने का फैसला होता है। मगर मरने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कानून हमारे देश का भी कुछ ऐसा ही है, जो मरने वाला इंसान होता है उससे उसकी आखिरी रज़ा यानी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो इससे भी आखिरी इच्छा पूछी गई और जब इससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो इसने अपने लिए एक शानदार लंच की मांग की और कहा कि वो बढ़िया बेहतरीन खाना खाना चाहता है। यहाँ बड़ी अजीब और सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के सिर पर मौत की तलवार लटक रही हो, वो मरने वाला हो
उसे पता हो कि अब से कुछ देर बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, वो आदमी खाने की मांग कैसे कर सकता है? और अगर खाने की मांग कर भी देता है तो वो खाना खा कैसे सकता है? खासकर हम कहते हैं ना कि पार्टी नुमा खाना, जम कर खाना, वो कैसे खा सकता है? लेकिन 44 साल का एंथनी सांचेज जो है वो न सिर्फ खाना मंगवाता है बल्कि जम कर खाता है। मैं आपको जो मेन्यू उसने डिमांड किया था, जो ओक्लाहोमा डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन ने उसको जो खाना प्रोवाइड किया, उसकी लिस्ट आपको सुनाना चाहता हूँ। आपको सुनकर अपने आप में हैरानी होगी कि अपनी मौत से पहले उसने क्या क्या खा लिया। चिकन फ्राइड स्टिक, फ्राइड ओकरा, मैश्ड पोटैटो एंड ग्रेवी, एग रोल, स्वीट आइस टी, एप्पल पाई और वनीला आइसक्रीम। इतनी सारी चीज़ों का उसने लंच किया और जमकर लंच किया, खूब खुशी से खाया। पुलिस वालों ने ये जानकारी दी है बाकायदा मीडिया को, और आखिरकार 21 सितंबर को उसे इस ग्रेट लंच के बाद लीथल इंजेक्शन लगा दिया गया और उसकी मौत हो गई। ख़ास बात यह रही कि जूली बस्किन के घर के लोग अपनी बेटी के इस गुनहगार को जब सजाए मौत दी जा रही थी तब मौके पर मौजूद नहीं थे। यानी सिर्फ कानून के रखवाले थे, पुलिस वाले थे, लॉ एक्सपर्ट्स थे, जो भी सरकार की ओर से अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं, और ये क्रिमिनल एंथोनी सांचेज था जिसे फांसी तो नहीं, मौत की सज़ा दी गई और आखिरकार उसे मार डाला गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक आदमी लगातार अपने आप को बेगुनाह बताता रहा, इनोसेंट बताता रहा। इसके बावजूद कानूनी तौर पर जब ये साबित हो गया कि उसने जुर्म किया है तो कानून ने उसे सज़ा दे दी और उसके जो बेगुनाही की बात है उसको रूल्ड आउट कर दिया, और बियॉन्ड डाउट सबूत सामने आने पर उसे मौत की सज़ा दी गई। एक तो ये इस पूरी कहानी का एक पहलू है, और दूसरा पहलू जो मुझे हैरान कर गया वो ये कि इस आदमी ने अपनी मौत से पहले इतना गाला लंच जिसे कहते हैं, इतना शानदार भोजन कैसे कर लिया? मतलब उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी कि उसने उतना खाना खाया। हालांकि मैंने ऐसा सुना है कई बार कि जब इंसान जो है वो डिप्रेशन में होता है या बहुत ज़्यादा तनाव से गुजरता है तो वो ढेर सारा खाना खा लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाई बहुत खाना खाते हैं ये, तो वैसे लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एंथोनी सांचेज भी जो है उस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुका हो और उसी डिप्रेशन के मारे इसने इतना सारा खाना खाया हो। लेकिन अपने आप में एक हैरान करने वाली और अजीब जानकारी ये थी मेरे हिसाब से, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज के इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह उत्तर प्रदेश में लड़कियों की शादी को लेकर एक बहुत बड़े लेवल का घोटाला हुआ है और सरकारी पैसों का बंदरबाट हुआ है, उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो सारे लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओलिवर जी का कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है थैंक यू वेरी मच सुप्रतिम बैनर्जी फॉर योर वर्दी एफर्ट्स, अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच ओलिवर जी। संजीव पाल जी ने कहा है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सज़ा होनी चाहिए। भारती रामप्पा का कमेंट है, हेलो सर, ये इंसिडेंट सुन के ऐसा लगा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। करप्शन इस लेवल पर है कि कोई चाह कर भी इसे मिटा नहीं सकेगा। वाकई देखिए, सवाल यही है ना कि जब हम में से हर दूसरा आदमी करप्ट हो जाए और गलत मीन से वो पैसे कमाने के लिए अपने आप को कन्विंस कर ले, उसका ज़मीर इस चीज़ के लिए गवारा करे, तो फिर वाकई हमें कौन बचा सकता है? हमें तो डूबना ही है। बालकृष्ण जी का भी कमेंट है, भाई उसको नौकरी से निकाल कर जेल भेज देना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। गाज़ियाबाद के रहने वाले हमारे एक और दर्शक है जिन्होंने बताया है, मेहताब अली इदरीशी साहब, ये बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी होने के बावजूद जनता का हक छीनना ये डूब मरने के बराबर वाली बात है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। मीता भट्टाचार्य जी, इन्होंने लिखा है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी फिर सिर्फ जनता को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि सारे सरकारी महकमे को भी बदनाम कर देते हैं, और जो ईमानदार लोग होते हैं वो जो है वो फंस जाते हैं, मतलब वो भी टिंटेड या बदनाम मान लिए जाते हैं। प्रदीप जी का मैंने जिक्र कर ही दिया, उन्होंने लिखा है कि सरकारी अफसर बिचौलिया हर विभाग में हैं और इस तरह के रास्ते निकाल लेते हैं। मोहम्मद कादिर साहब का भी कमेंट है, जॉनी सिंस के नाम से कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी, विनीत राठौर, बिंदिया भट्ट भाटिया जी,
इन्होंने बड़ी हैरानी जताई है कि पता नहीं और क्या क्या सुनना और देखना बाकी है अभी। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। रेखा भट्ट जी, इन्होंने लिखा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैला है, सरकारी बाबू तनख्वाह जो है गवर्नमेंट से अच्छी मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे भी देखिए, ये कोई लॉजिक भी नहीं है कि किसी को कम तनख्वाह मिल रही है या कोई गरीब है तो वो कोई अपराध करे या कर सकता है, जो अमीर है वो अपराध नहीं कर सकता। ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इस देश में बेशुमार ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जब बहुत प्रभावशाली अमीर लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो भी फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, यहाँ तक कि डाउरी वसूलने में भी वो पीछे नहीं रहते। जबकि ये माना जाता है कि भैया पैसे वाले लोग हैं, लोग लॉजिक देते हैं ना कि यार उन्हें क्या ज़रूरत है किसी से दहेज मांगने की, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अरबपति करोड़पति परिवार के लोग भी लड़की के घर वालों से दहेज मांग लेते हैं। तो इसीलिए ये कोई बेंचमार्क नहीं है। मतलब अपराधी तो अपराधी होता है, वो हर ज़ात में, हर का मतलब धर्म में, हर कास्ट में, और हर जिसे कहते हैं ना कि हर तबके में पाया जाता है। अमीर में भी अपराधी होते हैं, गरीब में भी होते हैं। मोहम्मद अफजल हुसैन साहब का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। विनय नासवाले जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। राजेंद्र पंवार जी और दीपक शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। सारे लोगों का नाम और कमेंट एक साथ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा कल किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। और आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई उस पर आपकी राय, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।